सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? ठीक है। टेस्ट आपके परफॉर्म हो रहे हैं। एक आध क्वेश्चन में आपको डाउट चल रहा है, उसका समाधान हम पर्सनली आपका करेंगे। ठीक है जी, उसका समाधान मैं आपका करता हूं। और दूसरी बात ये बताइए, टेस्ट कैसा चल रहा है? पहले तो ये बताइए, टेस्ट में आपको क्वेश्चंस एक आध, देखिए क्या होता है कि बनाते समय क्वेश्चन छोटी मोटी तो हम ही से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आजकल मैं ही क्वेश्चन बना रहा हूं। 125 क्वेश्चन टाइप करने के बाद, उनको अपलोड करने के बाद, बाई चांस सेटिंग जो लॉक होते हैं ऑलरेडी वो चेंज नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो लॉक नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉक नहीं होते हैं। एक बार स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेता है तो अनलॉक रह जाते हैं, तो वहां पर चेंज नहीं हो पाता। लेकिन हमसे कंफर्मेशन ले लीजिए उन क्वेश्चन का, क्योंकि अब नेक्स्ट टेस्ट में और बहुत बड़ा चेंज आएगा। नेक्स्ट जो पेपर आ रहा है, कब है? 7 तारीख को है ना? 7 को है। उसमें और बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं हमने, और उसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। लगातार क्वेश्चन आप तक सब पहुंच जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद एमएससी हैं, पीएचडी भी हैं कुछ लोग। NO2 का स्ट्रक्चर बता दें? बिल्कुल बता देंगे। और बताइए, कुछ लोग पीएचडी हैं, कुछ लोग नेट हैं, कुछ लोग एमएससी, तो सभी हैं ही, बीएड भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर 4-5 क्वेश्चन में कहीं वेरिएशन आ जा रहा है तो उसके लिए पेन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी। NO2 का स्ट्रक्चर, सीमा, आपको बेंट नहीं समझ में आ रहा था क्या? NO2 का स्ट्रक्चर जो है वो क्या बेंट नहीं लग रहा था आपको? क्या ऑप्शन गलत लगा हुआ था? अगर बेंट है तो ठीक है जी। बेंट स्ट्रक्चर होता है, डाइमर है। नहीं, मैं तो भाई नहीं मनु लगाऊंगा। अब भाई टीचर हूं मैं भी, आप ही की तरह कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं। NO2 की जो मोनोमर होती है, NO2 की जो मोनोमर होती है, वो एक्चुअल में आपको लगता होगा कि ये एंगुलर इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मॉलिक्यूल माना जाता है। तो कुछ लोग इसे N2O4 को प्लेनर भी बता देते हैं, कुछ लोग प्लेनर भी बता देते हैं। हाँ, सही बता रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं। कुछ लोग इसे प्लेनर मतलब लीनियर मॉलिक्यूल भी बता देते हैं। मैंने ये बात इसलिए बताई थी क्योंकि उस पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल रहता है, और उसी वजह से वो N2O4 बना लेता है, N2O4 बना लेता है, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। फिलहाल आप स्ट्रक्चर जो है एंगल नोट कर लो सीमा, आप परेशान ना हो। अगर मैंने भी बताया तो कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, वैसे आप ये जान लीजिए जी, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि NO2 मॉलिक्यूल इज लीनियर, लेकिन जो आयोग वाला है वो, मैंने नोटिस किया था, वो बेंट को ही मानता है, क्योंकि एंगल जो NO2 में है 132 डिग्री का है, एंगल 132 का डिग्री का है। और जब ये N2O4 बना लेता है तब ये लीनियर हो जाता है। आप थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करिए। नहीं, दोनों नहीं, जब NO2 N2O4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो लीनियर हो जाता है, और जब NO2 फॉर्म में रहेगा तो बेंट रहेगा। ये है डिफरेंस। ठीक है जी। चलिए, आपके लिए आज बहुत अच्छी चीज लाया हूं।
CO का बॉन्ड ऑर्डर, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सोनाली 2.5 नहीं होता है, 3.5 आता है, ये एक्सेप्शन है। CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, CO प्लस का 3.5 होता है, ये एक्सेप्शन है। मैंने YouTube पर इसकी वीडियो भी डाली थी बना करके। सिग्मा 2pz सिग्मा 2s ऑर्बिटल जो है, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल ऊपर चली जाती है सबसे, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, मैंने वीडियो भी डाली थी इस पर, YouTube चैनल पर होगी, बहुत पुरानी वीडियो है, करीब करीब 1-1.5 साल पहले की वीडियो है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे टेस्ट से संतुष्ट होंगे। अगर हैं तो हाँ बोलिए, नहीं है तो ना बोलिए, और कोई दिक्कत है तो भी बोलिए। आप बोलेंगे खुलकर, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इन सब चीजों में मैं ना घबराता हूं ना शर्म लगती है। जैसे मनु भाई हैं, बाकी लोग भी हैं। देखिए, ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लग रहा है। सीमा, कल आपने क्लास नहीं लिया है। सीमा, कल आपने क्लास नहीं लिया है। मैंने कल बताया था कि ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होती है। बोलिए यस और नो। क्योंकि उसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, यस। ठीक। चलिए, आज आपके लिए बहुत अच्छी चीज लाया हूं, देखोगे तो मजा आ जाएगा। इसे केवल आप टू द पॉइंट पढ़ लेना, जिंदगी बन जाएगी। टू द पॉइंट, ज्यादा नहीं, ठीक है। बाकी अभी और भी कुछ कराऊंगा। चाय पी रहा हूं हल्के हल्के। देखो, सबसे पहले मेटेलो एंजाइम से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। मेटेलो एंजाइम से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसे बायो ऑर्गेनिक, इसे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दीपक, ये ऑर्गेनिक का नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, ये मेटेलो एंजाइम है। मेटेलो एंजाइम है ये। हाँ, चलिए समझिए। एक्चुअली में मेटेलो एंजाइम क्या होते हैं, इनको जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि मेटेलो एंजाइम जो होते हैं वो मेटल आयन में कोफैक्टर, ये अधिकतर कोफैक्टर, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है इस पर फोकस करते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। हाँ, पूछा जाए कि मेटेलो एंजाइम्स क्या होते हैं तो बता दो ना कि ये वो एंजाइम होते हैं जिनमें मेटल एटम जो होता है कोफैक्टर की तरह काम करता है, और ये बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। समझ गए? याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्लास होने वाली है आज की, मजा आ जाएगा आपको। अब इसमें भी हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से मेटल हो सकते हैं। एक तो जिंक बहुत पूछते हैं, आयरन, कॉपर, इनको तो, और एक मैग्नीशियम भी बहुत पूछते हैं। फिलहाल अभी हम नीचे सबकी बात करेंगे, लेकिन आपको बता देंगे जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम को बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। आपने नोटिस भी किया होगा, मॉलिब्डेनम भी इनके साथ में पूछ लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास आज की अच्छी लगेगी। मेटेलो एंजाइम में सबसे पहले, मेटेलो एंजाइम जो होते हैं वो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, एक बात आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी बहुत रोल अदा करते हैं। सब मेटेलो एंजाइम जैसे साइटोक्रोम है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी मदद करता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहां पर पीजीटी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंजाइम इज, तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे बताओ?
अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंजाइम का नाम आ जाए तो क्या क्या ऑप्शन लगाएंगे आप? बोलिए, क्या ऑप्शन लगाएंगे? साइटोक्रोम लगा करके आएंगे ना, साइटोक्रोम ऑप्शन लगा करके आइएगा। और इसके बाद ये और आपको बताएंगे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की अगर बात आती है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। और ये रेडॉक्स रिएक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अगर पूछा जाए कि ये एंजाइम जो होते हैं वो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आंसर आपका आना चाहिए कि ये एंजाइम जो होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रीति बताएंगे आप? बताइए। मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आप तक? मुझे लगा, ठीक, चलिए शाबाश। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इनमें रेडॉक्स ऑप्शन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कंटिन्यू कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी मेटेलो एंजाइम एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आरएनए और डीएनए के रिपेयर में भी बहुत बड़ा रोल करते हैं ये। तो ये सब चीजें तो आपको कॉमन पता रहनी चाहिए, क्योंकि इन पर क्वेश्चन बन सकता है, संभावित है, संभावित है जी। चलिएगा, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब कौन सा एंजाइम, ये लाइन आपके लिए वरदान है, ये लाइन आपके लिए वरदान है भाई साहब। आप बिल्कुल अमृत मान लो इस लाइन को, और बहुत जरूरी मानिए आप इसको। ये बताओ कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज पीजीटी में आया था नहीं आया था? ये पीजीटी का क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है पीजीटी के एग्जामिनेशन। एक एक लाइन पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे आपसे, पूरी चर्चा करेंगे जी। 1 मिनट का समय दो, नेट थोड़ा सा हमारा गड़बड़ा रहा है। चैटिंग बंद हो गई इसलिए मैं रुक गया। चलिए, हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं आपसे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि आखिरकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि पेपर में अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या संभावित है वो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन कहेगा यहाँ पर कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम में कौन सा मेटल होता है। तो आप मेटल बताते रहेंगे और हमारा काम इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस में बनता रहेगा। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज में आपको जिंक का नाम याद रखना है, यहाँ जिंक नाम याद रखना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी जिंक का नाम याद रखना है, याद रहेगा ना, जिंक। बहुत ही जबरदस्त, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में भी जिंक, इसलिए तीनों साथ लिए हैं, तीनों साथ लिए हैं, जबरदस्त हैं, पेपर में आ सकते हैं पीजीटी में। तीनों में जिंक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ये इसी में लिखी हुई है, इसलिए पीडीएफ नहीं बन पाएगी, मांगना मत, मांगना मत आप लोग, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और मायोग्लोबिन में भी आयरन होता है। हीमो मायो जितने भी ग्लोबिन हैं, ठीक है, इनमें सब में आयरन माना जाता है। इस बात का आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर भी, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है। आयरन, हीमोग्लोबिन नोट करो, भी मैं बताऊंगा। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोथ्राइनिन और हीमोसाइनिन में केवल जो है कॉपर होता है, बाकी सब में जो है आयरन होता है। इस बात को नोट डाउन आप करके रखिए ध्यान से, ठीक है, बहुत जबरदस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और बताएं कि अगर साइटोक्रोम P4 के बारे में बताया जाए
तो बहुत सी किताबें इसे हीम कंटेनिंग बोलती हैं, आयरन कंटेनिंग बोलती हैं। जानिए इस बात को, आयरन कंटेनिंग बोलती हैं, लेकिन कुछ किताबों ने इसे नॉन हीम में दिया हुआ है। फिलहाल इसको आप भी चेक करिएगा, मुझे ये नॉन हीम में ही लगता है, क्योंकि कुछ किताबों ने इसे हीम कंटेनिंग बोला है। ठीक है, तो यहां पर मैं नॉन काटे दे रहा हूं। मैक्सिमम किताबों ने इसे हीम कंटेनिंग प्रोटीन बोला है, लेकिन एक किताब ने इसे नॉन हीम भी बोला है, क्योंकि ये पोरफायरिन जो रिंग होती है वो कंटेन करती है, तो इन्वॉल्व डायरेक्ट आयरन नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसलिए आप इसको हीम कंटेनिंग ही मानिए। और इन एंजाइम को ट्रिप्टोफेज, डाईऑक्सीजिनेज और प्रोटोकैटिएजेज, कैटालेज, ये सब आयरन कंटेनिंग माने जाते हैं। नोट कर लो भाई यार मेरे, बाद में वीडियो चला करके पेन से नोट कर लेना, बहुत ज्यादा नोट नहीं करना है। कार्बोक्सीडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम पी 450 और ट्रिप्टोफेज डाईऑक्सीजिनेज एक ही एंजाइम है। प्रोटोकैटिएजेज और कैटालेज ये सब आयरन कंटेनिंग माने जाते हैं, और बहुत ही ये मोनो ऑक्सीजनेज के कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनको ध्यान दें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। मैंने एक लिस्ट भी देखी है, सब मैंने बनाया है, आपके लिए मेहनत करी है। मेहनत तो मैंने बहुत की, जी जान से की है, बाकी सब ईश्वर की मर्जी है कि उसके हाथ में चाबियां सभी हैं, और किस चाबी को खोलेगा और किसको नहीं खोलेगा ये तो वही जानता होगा। लेकिन मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और अपने उन साथियों पर भी पूरा भरोसा और विश्वास है जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, सत्य निष्ठा के साथ से जो है तैयारी की होगी। क्योंकि कुछ तैयारियां ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग बहुत अपनी जो है अंदर से आत्मा जिनके गवाही करती है कि नहीं, और कुछ तैयारियां यूं ही होती कि हमें आता है। तो उन लोगों, जैसे कुछ लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि सर ऐसा तो मुझे आता ही है, आप बस इतना बता दीजिए क्या क्या और पढ़ लें, बाकी सब मुझे आता है। तो मैं उनसे कहता हूं जब सब तुम्हें आता ही है तो फिर पूछने का मतलब ही खत्म हो, बात ही खत्म हो गई है ना। ऐसे भी बहुत सारे धरती पर प्राणी हैं, तो इसीलिए मैं तो खुद नहीं, मुझे खुद नहीं कुछ बहुत आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर आपको बताता रहता हूं बीच बीच में कि भाई ये चीज पढ़ते रहो, ये चीज पढ़ते रहो। देखो, मैग्नीशियम की बात कहीं पर आएगी तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉस्फोडाइस्ट्रेज और कीनाजेज फॉस्फेट इसके लिए जिम्मेदार हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। जिंक, कोबाल्ट और मैंगनीज ये काम करते हैं कहां पर, और ये लुइस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। मेटेलोप्रोटीजेज, डिहाइड्रोजिनेज, एंडोपेप्टिडेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इनमें जिंक, कोबाल्ट और मैंगनीज, कोबाल्ट मैंगनीज को फैक्टर की तरह काम करते हैं। जिंक ठीक है, जिंक जो है वो आपका किसकी तरह काम करेगा, जिंक आपका मेन मेटल की तरह काम करेगा। आयरन जो है वो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, इसमें हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजनेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, एक्टिवेशन करता है बाइंड करने के बाद, तो ऑक्सीजनेज है। और एंजाइम इसमें टाइप्स तो ये बता दिए मैंने, और एंजाइम इसमें कौन कौन से बनेंगे, एंजाइम मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोथाइनिन, ये भी मैं बताऊंगा, लिख करके बताऊंगा आपको। कॉपर भी ऑक्सीजनेज माना जाता है, और इसमें हीमोसाइनिन का नाम आप याद रखेंगे। कॉपर में हीमोसाइनिन का नाम याद रखेंगे, यही आ ही जाएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन आना है, इसलिए बहुत इस पर मेहनत मत करिएगा, केवल याद कर लेना, ठीक है। मैंगनीज में हाइड्रोलेजिस का नाम आता है, मैंगनीज में किसका आएगा, हाइड्रोलेजिस, ये एक्चुअली में फोटो सिस्टम में काम आता है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल, यहां पर क्लोरोफिल के अंदर भी याद रखना, मैग्नीशियम के अंदर क्लोरोफिल नाम भी आप याद रख लीजिएगा। हाँ, हीमोथाइनिन, ठीक है, ठीक मनु, सही है। और बिल्कुल आयरन होता है इसके अंदर। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, और हेमेरोथ्रिन भी बोलते हैं, हेमेरोथ्रिन में आयरन होता है, और हीमोसाइनिन में कॉपर होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, देखो यहाँ पर कोबाल्ट में विटामिन, ये पीसीएस में भी बहुत आता है, पीसीएस की जीके में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सीडीएस में पूछा जाता है, ये पीसीएस और सीडीएस दोनों में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मैंने देखा है उसमें।
ठीक है, तो यहां याद रखना। इसके बाद मॉलिब्डेनम में नाइट्रोजिनेज का नाम याद रखना। यहां पर आयरन जो है मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज ध्यान रखना, और आयरन मॉलिब्डेनम को फैक्टर जी बहुत जबरदस्त है। और मॉलिब्डेनम आयरन में नाइट्रिक ऑक्साइड रिडक्टेज का नाम भी वही नाइट्रोजिनेज के लिए जिम्मेदार होता है, तो आप इसको भी याद रखना, बहुत ही जरूरी है। तो अब ये बताओ, अगर आपसे कोई ये सब चीजें पूछेगा तो आप नोट डाउन करके इसे बता दोगे। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं ध्यान है मुझे, कोबाल्ट का जहां तक उम्मीद है +3 आएगा, जहां तक उम्मीद है। कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव में रहता है, बाकी आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट, वैसे ट्राई पॉजिटिव ही कोबाल्ट रहता है, चेक भी कर लेना आप, है ना। ये तो आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कुछ ऐसी जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको इसके आगे कंटिन्यू करके बताता हूं, इसी वीडियो के आगे कंटिन्यू करूंगा जो कल मैंने यहां पर छोड़ी थी, बहुत जरूरी रहेगा। अब आप साथ में रहिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा चाहे तो, अगर आपको जरूरत पड़े तो, और नहीं जरूरत पड़े तो फिर कोई बात नहीं। आवाज मेरी क्लियर है एकदम? नाइट्रोजिनेज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे तो यार बड़ा टाइम लग जाएगा भाई, हाँ बनवाओगे? चलो अभी बनाते हैं, नाइट्रोजिनेज का फार्मूला बनाएंगे। टाइम लग जाएगा नाइट्रोजिनेज का फार्मूला बनाने में, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन लगाना है और उसके बाद जो है उसको बीच में मेटल लगाना है, सेट करना पड़ेगा पूरा। ठीक, चलो फिलहाल कोशिश करेंगे भी। अब मुझे डिट्टो तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा, लेकिन बना दूंगा, ये पूरा भरोसा है मुझे अपने ऊपर। चलिए अब ये बताइए कि हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलो यहां सबसे पहले आप जानिए एंजाइम, मैं लिखे देता हूं एंजाइम, एंजाइम्स। अब एंजाइम पर जब आ रहे हैं तो ऊपर वाले तो आपने सब बता ही दिए हैं, लेकिन कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर मेटल होते हैं, तो पहले तो मैं यहां लिखे देता हूं इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये याद कर लेना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से होते हैं, तो आप बताइए। इलेक्ट्रॉन अभी आ रहा हूं, बस यहीं पर बताऊंगा, इसी लाइन में यहीं पर बता दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिएगा। एक तो साइटोक्रोम होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर में, मैंने अभी आपको बताया था, साइटोक्रोम होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर माना जाता है साइटोक्रोम में, जिसके अंदर आयरन होता है, ये बात याद कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में जो काम आता है वो आयरन सल्फर होता है, आयरन सल्फर, एस का मतलब सल्फर है, तो इसमें आप आयरन तो मान, जब नाम में ही आयरन लिखा है तो आयरन होगा ही होगा। उसके बाद ब्लू कॉपर भी, यानी अगर मैं बोलूं तो कॉपर या ब्लू कॉपर भी लिख सकते हो, ब्लू कॉपर भी जिम्मेदार है, इसमें आपको कॉपर नाम में आ रहा है, तो ये तीन जो होते हैं वो आपके जिम्मेदार बन जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन कैरियर में, Fe और Cu, फंसूं, ठीक है, याद रखना फंसूं, तो ये बात आप नोट कर लेना अच्छे से। उसके बाद जो होते हैं नेक्स्ट, आपको कुछ जरूरी बता रहा हूं। अगर मैं ऑक्सीजन बाइंडिंग की बात करता हूं तो ऑक्सीजन बाइंडिंग वाले कौन से होते हैं, O2 बाइंडिंग, ये क्लास आपको मिलेगी नहीं कहीं भी, ये क्लास आपको मिलेगी, अगर अटेंड नहीं कर रहे हो तो ये मान लेना कि इसका फायदा दूसरे लोग उठा ले जाएंगे। सबसे पहले मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन होता है, जरूरी बातें लिखूंगा मैं, मायोग्लोबिन में आयरन होता है। उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर भी आयरन होता है। और उसके बाद आपका हेमेरोथ्रिन होता है, तो HAEMER, हेमेरीथ्रिन होता है, THRIN, इसके अंदर भी आयरन होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन होता है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टी और इसके अंदर कॉपर होता है, तो ये बड़ा खतरनाक माने जाते हैं। अब ये तो पूछे जा सकते हैं एंजाइम, जिसमें अब दूसरी बात है,
अगर मैं आपसे कहूं क्लोरोफिल में कौन सा एंजाइम होता है तो बता पाओगे? अभी मैंने बताया क्लोरोफिल में कौन सा एंजाइम होता है, तो वहां तो प्रिंटेड था, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये पीडीएफ में दे दूंगा। मेटल जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, डाई पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये फोटो सिस्टम में काम आता है, ये बात नोट कर लेना। ठीक, इसके बाद आप एंजाइम जो जरूरी है वो मैं बोल रहा हूं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बताइए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कौन होता है? जिंक होता है, आपको याद है जिंक होता है। ऑक्सीडेज में कौन होता है? ऑक्सीडेज, केवल ऑक्सीडेज की नाम आता है तो आपका फुनसुक बांगड़ू याद रखना, फुनसुक बांगड़ू। ठीक है, फुनसुक बांगड़ू याद रखना तो आपको कुछ याद रहेगा। ठीक, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है, आयरन सॉरी मोलिब्डेनम होता है, मैंगनीज लिख गया मैं, मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, याद रखना। डिहाइड्रोजिनेज में कौन होता है? डिहाइड्रोजिनेज, जिसे रिडक्टेज का नाम देते हैं, डिहाइड्रोजिनेज बताइए। डिहाइड्रोजिनेज में, डिहाइड्रोजिनेज और में आयरन होता है, कॉपर होता है और आपका मोलिब्डेनम होता है। जी, मोलिब्डेनम होता है। ये सेम रहते हैं, ये रिडक्टेज के नाम से भी जाने जाते हैं। इसी के साथ अगर आपसे ऑक्सीजनेज पूछा जाए तो आप बता देना, आयरन अभी मैंने ऊपर बताया था। ऑक्सीजनेज में पूछा जाए तो आप बता देना, बस डायरेक्ट पूछा जाए, इतना ही पढ़ना, फालतू मत पढ़ना, समय ना खराब करना अपना। ठीक है, नाइट्रोजिनेज में बता दीजिए, नाइट्रोजिनेज में बता दीजिए, नाइट्रोजिनेज जल्दी बोल दो, नाइट्रोजिनेज में, और हाइड्रोजिनेज दोनों बोल दो, नाइट्रोजिनेज हाइड्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज में आयरन मोफी होता है, इसमें नाइट्रोजिनेज में मोफी होता है, और हाइड्रोजिनेज में केवल फी होता है, हाइड्रोजिनेज में फी होता है। ठीक है, यहां पर आपका फी होता है आयरन। ठीक, ये बात आप नोट डाउन कर लो, बहुत काम आएगी। और विटामिन B12 में अभी मैंने आपसे बताया ही था, विटामिन B12 में हो जाएगा कौन? कोबाल्ट हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा, याद रहेगा आपको जी। प्लास्टोसाइनिन में बता दो, ये भी पूछ सकते हैं, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन के अंदर आपका कॉपर होता है, कॉपर होता है प्लास्टोसाइनिन में। जी, याद रहेगा, शाबाश, वेरी गुड। तो ये चीजें आपको लगभग अगर याद रहती हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा एग्जामिनेशन में। इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में अधिकतर आते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन आता है, हिट क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर आएगा तो डायरेक्ट आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ रहा हूं, वो अगर आपने बता दिया समझ लूंगा कि मिठाई बटेगी। अगर क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया तो समझ लेना मिठाई बटेगी। यहाँ पर कॉलम 1 समझ लो आ गया पीजीटी में, समझ लो रखा हुआ है पीजीटी में। ये मत कहना अनुसार आपको कैसे पता है, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 2025, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मैं ही एक ऐसा यूट्यूब पर था जो कहता रहा कि 18 को एग्जाम होगा, 18 को एग्जाम होगा, 18 के टाइम पे एग्जाम होगा। पूरे यूट्यूब की दुनिया में सबने कहा था एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। एक एक यूट्यूबर ने एक एक मिलियन व्यूज इस बात के बटोरे थे कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। उन्हीं को सबने ज्यादा देखा था और हमें किसी ने नहीं देखा, जबकि मैं ही कह रहा था केवल, क्योंकि जो सत्य बोलता है समस्या है, उस पर कोई लोग भरोसा नहीं करते हैं, और जो झूठ बोलता है उसको जरा ज्यादा लोग देखते हैं। तो ये बात भी आपने नोटिस की होगी। केवल अनुज शर्मा ही ऐसे प्राणी थे जो ये कह रहे थे कि पेपर समय से होगा, उसके बाद जब पेपर चेंज हुआ तो। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा है, अगर आपने ये बता दिया तो समझ लेना मिठाई बटना तय है। देखें किस किस के घर मिठाई बटेगी, जिंक, कॉपर और आयरन। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा नंबर 1 फॉस्फोट्रांसफेरेज, पहले लिख लेने देना, नहीं पहले मिठाई गड़बड़ा दो। फॉस्फो
ट्रांसफेरेज, फॉस्फोट्रांसफेरेज, पर ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज, तीसरा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जल्दीबाजी ना करना, नहीं मिठाई नहीं बढ़ पाएगी, पेप्टिडेज, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन और नाइट्रोजिनेज। जल्दीबाजी न करना, मैंने कहा मिठाई नहीं बट पाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर की बात कर लेते हैं। मैंने यहां लिखा ए, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी, यहां जिंक, यहां कॉपर, यहां पर आयरन। जिंक में जो था वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज था, यानी जिंक का आंसर थर्ड था। ठीक है, जिंक का आंसर थर्ड था। और कॉपर में हीमोसाइनिन यानी कि फोर्थ था। और इसमें आपका आयरन में पर ऑक्सीडेज था, यानी कि सेकंड था। ठीक है, याद हो जाएगा तो अपने हिसाब से लगाओ कि मिठाई कहां कहां बटेगी। ठीक है, चलिए साहब, क्या करें क्या ना करें। मजा आया? क्वेश्चन अच्छा लगा? क्वेश्चन सही लगा आपको? जी, इसी के बाद हम लोग और आपको बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरीके के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप नोट डाउन करके रखना। फेरिडॉक्सिन में कौन होता है? फेरिडॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर मान लीजिए आ जाए फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन में कौन सा मेटल होता है बताएंगे आप? फेरिडॉक्सिन में कौन सा मेटल होता है बताएंगे? आयरन होता है, शाबाश, वेरी गुड, आयरन होता है जी। और फेरिडॉक्सिन में जब आयरन होगा तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, मतलब आयरन +2 फॉर्म में जा सकता है। ये बात ध्यान देना, +2 फॉर्म में जा सकता है आयरन। ठीक है, इस बात का नोट डाउन कहीं पर कर लेना क्योंकि यहां पर ये चीज जरूरी है। ठीक, ये भी है। साइटोक्रोम एक्चुअल में हीम प्रोटीन मानी जाती है। साइटोक्रोम किसका ग्रुप मानी जाती है? ये मैंने अभी ऊपर लिखा था। साइटोक्रोम एक हीम प्रोटीन मानी जाती है। हीम, हाँ, हीमो हीम प्रोटीन मानी जाती है। इस बात को भी नोट कहीं पर कर लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरी चीज है कि ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर भी बनाए रखा करिए क्योंकि ये कैटालेज है एंजाइम, पर ऑक्सीडेज एंजाइम है। ये सब एंजाइम आपके पूछने की संभावना बढ़ती रहती है। अब ये बताओ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये क्वेश्चन भी पीजीटी में आया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा जो है वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? अब बताइए आप। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? नाइट्रोजिनेज का नाम आएगा यहां पर, नाइट्रोजिनेज जी। ये क्वेश्चन भी पीजीटी में आ चुका है। क्लास में मजा आ रहा है दीपक? दीपक जी मजा आ रहा है क्लास में? नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
ये बात आप कहीं पर नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, समझ गए बात नहीं। अब आपने पूछा था सर नाइट्रोजनेज का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। जब हम लोग नाइट्रोजनेज के मॉडल को बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को फॉस्फेट आयन, अमोनिया और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ता है। तो एक जनरल फार्मूला, दीपक समझना, एक जनरल फार्मूला अगर हम लोग लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हाँ एक बैक्टीरियल रिएक्शन जो है वो हम आपको बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए N2 मिला दिया जाए, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ली जाएगी, 8H पॉजिटिव लिए जाएंगे, याद आया कुछ नहीं। और यहाँ पर आपको एटीपी कितने लेते हैं, एटीपी जो लेते हैं वो आपके 16 मैग्नीशियम के बराबर, तो 16 एटीपी नहीं आएंगे, क्वेश्चन वहां से नहीं आने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करने के बाद अमोनिया बनाते हैं, ये अमोनिया बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे और ये 16 एटीपी ऐसे ही एज इट इज रहता है मैग्नीशियम के साथ में। 16 मैग्नीशियम एटीपी मैग्नीशियम रहता है ना इसके अंदर, तो आप याद रखना, या 16 एटीपी भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 16 एटीपी लिखा रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 16 एटीपी हमको मेंटेन करके एडीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ 16 फॉस्फेट आयन बन जाते हैं, ठीक है। और जब स्ट्रक्चर की बात आए तो आपको लगना चाहिए कि सर यहाँ पर आयरन और मोलिब्डेनम दोनों रहते हैं, तो हम साधारण स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखा सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर आयरन दिखाएंगे, या कुछ किताबों ने इस स्ट्रक्चर को भी जनरेट किया है। डबल बॉन्ड यहाँ पर ले लीजिए, नाइट्रोजन ऐसे आयरन और ऐसे, ये कंडीशन बनाई जाती है। जब मॉडल बनाएंगे तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनेज का मॉडल जो होता है वो थोड़ा टिपिकल बन जाता है। वो भी आपको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए मोलिब्डेनम यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, इसके बाद सल्फर मैं चारों तरफ लगा देता हूँ। समझ में आ रही है दीपक? ऐसे बना दीजिए, इन दोनों से आयरन जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे करके आप आयरन जोड़ दो, ऐसे करके आप आयरन जोड़ दीजिए, क्राउन बना लेना और यहीं से डोनेशन करा देना मोलिब्डेनम को, N ट्रिपल बॉन्ड N से डोनेशन करा देना इलेक्ट्रॉन का। ये दोनों जो होते हैं अट्रैक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होते हैं। मोलिब्डेनम जो होता है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ये बात आप नोट डाउन कर लेना यहीं पर, ठीक है। और इसके बाद जो होता है वो स्ट्रक्चर कंबाइन रहता है Fe4S4 से, यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर कंबाइन रहता है Fe4 और S4, इससे कंबाइन रहता है। तो ये बात आप ऐसे करके बना सकते हो। ये मैंने अपना एक आइडिया व्यू स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा बुक में, ठीक है। और अगर कोई आपसे, पहली बात तो स्ट्रक्चर में उम्मीद करता हूं नहीं पूछा जाएगा, जहां तक उम्मीद है नहीं पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो जानकारी में आपके आएंगे और बहुत ही हटके होंगे। तो अब बारी आती है आपकी सुपर क्वेश्चन रिवीजन की, जो आपको याद रखनी। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहीं पर ये सब चीजें नोट की, तो पन्ने पलटूंगा और वहां से आपको बताता चलूंगा, क्योंकि अनुसर का जो सब ओपन रहता है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पर, अब जहां मैंने नोट कर लिया तो वहां मैंने नोट कर लिया, बस काम चलेगा, ठीक। तो थोड़ा समय देते रहोगे, पन्ने पलटता रहूंगा और वहां से आपको जवाब देता रहूंगा, ठीक है। क्लियर रहेगा? नहीं, चलिए क्वेश्चन एकदम सुपर लाऊंगा। जो जितने भी मैंने टॉपिक नोट किए हैं वो एकदम सुपर किए हैं, कोई हल्का टॉपिक कहीं पर भी नोट नहीं किया है। एग्जामिनेशन में आपको इसकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी जी। सबसे पहले बताइएगा, अब चलते रहेगा लाइन से, आज लाइन से दिक्कत मत करना, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको एक अच्छा जो है वो व्यू आ जाए, आपको याद ज्यादा रहे, इसलिए मैं इस चीज को नोटिस कर पा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आप ये बताइए मुझे, सबसे पहला जवाब आपके सामने आएगा वो ये है कि बेयर का फार्मूला क्या है। मेयर्स फार्मूला क्या है? मेयर्स फार्मूला क्या है? मेयर्स फार्मूला में सब क्वेश्चन टाइप बना देता हूं, इसको क्वेश्चन टाइप बना देता हूं। नंबर 1, अब आप ऑप्शन दीजिएगा मुझे। ए ऑप्शन Cp +
Cp प्लस Cb इज इक्वल टू R हो जाता है, या बी ऑप्शन Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R हो जाता है, या सी ऑप्शन Cp माइनस Cb इज इक्वल टू 8.314 हो जाता है, या डी ऑप्शन Cp माइनस Cb इज इक्वल टू 2 कैलोरी में आ जाता है, और या फिर ई ऑप्शन मोर देन 1 हो जाता है, मोर देन 1। जल्दीबाजी आप लोग कर लेते हो, इसी में आंसर गलत हो जाता है, इसी में आंसर गलत हो जाता है। जी बताइए, जवाब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आपको आज आनंद आएगा। क्वेश्चंस हट के मिलेंगे, एकदम हट के जलवा मिलेगा। जल्दीबाजी करोगे गलत होगा, मैंने कहा कि जल्दीबाजी में ही गलत होगा। सीमा सोनाली, गलत मत करो मेरे रसगुल्लो रसगुल्लियों, ठीक है। इसके बाद जूल थॉमसन कॉफी, एक से एक क्वेश्चन झंडू बाम, ठीक है। जूल थॉमसन कोई नहीं पढ़ाता है, जूल थॉमसन लोग कहते हैं याद कर लेना, अनुसर कहते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। जी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप बता तो पाओगे नहीं, ऑप्शन मुझे देना पड़ेगा क्योंकि लिख तो आप पाओगे नहीं। ए इज इक्वल टू म्यू, और अंडर यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में डेल पी अपॉन डेल टी इज कांस्टेंट, एच पे आएगा, या ए ऑप्शन आपके सामने म्यू इज इक्वल टू माइनस डेल टी अपॉन डेल पी, कांस्टेंट हो गया, हीट कांस्टेंट कर दिया, और उसके बाद सी ऑप्शन आपके सामने होगा म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच हो जाएगा, और यहाँ पर डी ऑप्शन म्यू इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एच, और यहाँ पर कांस्टेंट पी। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा आज। आज क्वेश्चन देखना, जलवा काट देंगे, जलवा भाई साहब, जलवा। रतनाम जी, आपको लग रहा है कि आप भी 12th की केमिस्ट्री पढ़ाती हैं और किसी इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाती हैं, आपको लग रहा होगा कि आज क्वेश्चन में दम है। क्वेश्चन में हमेशा ही इस समय दम चल रही है, दम चल रही है, बिल्कुल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। मैं यहाँ कलर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस का आगे कहीं प्रयोग करना है, इसलिए टिक नहीं करूँगा यहाँ पर आंसर, यहाँ आंसर टिक नहीं करूँगा, ठीक। यहाँ केवल एक डॉट बनाता चलूँगा जिससे आपको कन्फर्मेशन मिलता रहेगा, कन्फर्मेशन मिलता रहेगा। जी तो फिर निकाल दीजिए इस बार आप पीजीटी निकाल दीजिए। मतलब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आपसे बात हुई थी इसलिए कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं। बाकी लोग से बोले कि सर हमारे हमसे कह ही नहीं रहे, बाकी लोगों से कह रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन और बहुत दमदार है, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आता है कि ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो हीट कैपेसिटी के टर्म में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ, हाँ ऑल पे ही लगाया है मैंने, ऑल पे नहीं, मोर देन 1 पे है मंजीत। ऑल नहीं होंगे, ऑल नहीं होंगे, मोर देन 1 होंगे, केवल 3 आंसर ऊपर के सही है, ठीक है। हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ जूल थॉमसन, जूल थॉमसन, ए ऑप्शन आपके सामने है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी, ब्रैकेट में डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं डेल एच अपॉन, ये क्वेश्चन ऐसे परेशान करते हैं बताओ। अच्छा तो ये आपको हमारी वीडियो से देखने पड़ेंगे। टी प्लस म्यू सी पी इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपको बताऊंगा कि म्यू इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी। ये जरा सा हिले नहीं क्वेश्चन और कहानी खतरे में पड़ी नहीं। टी और डी ऑप्शन आपका ऑल आर राइट, ऑल आर राइट, और ई ऑप्शन मोर देन 1, मोर देन 1।
जी बताइए। यहां पर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। देखो ये दोनों एक ही फॉर्म है, ये वाला और ये वाला एक ही है, ये दोनों एक ही है, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा मोर देन वन में चला जाएगा, मोर देन वन में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आज की, और मैं आपको बताऊंगा भी कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इन्हीं में से आएगा। मैं आपको बहुत, मैं जब बताऊं तो समझ लेना अनुसर कुछ सोच के बोल रहे हैं। अनुसर की दी हुई कोई भी जानकारी आज तक के इतिहास में थोड़ा वेरिएशन तो आया होगा, एकदम जमीन से आसमान पे चली जाए ये वेरिएशन आपने शायद नहीं नोटिस किया होगा। अब आपसे पूछा जाए कि केमिकल पोटेंशियल, इसीलिए चाहता तो मैं बहुत कुछ बटोर सकता था लेकिन बटोरने की इच्छा नहीं। केमिकल पोटेंशियल इज पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन म्यू इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एच डेल टी, यहां पर माइनस साइन के साथ, यहां पर हीट कांस्टेंट है। बी ऑप्शन दे रहा हूं म्यू इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एम आई, ठीक है। और यहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर रहा हूं, प्रेशर भी कांस्टेंट कर रहा हूं, और एन नंबर ऑफ जो मोल्स की कंडीशंस है वो भी मैं यहां पर कांस्टेंट कर रहा हूं, ठीक है। सी जो है वो ऑप्शन आपको बता रहा हूं म्यू इज इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन में आ जा रहा हूं डेल एम आई, और यहां पर लगा रहा हूं टेम्परेचर प्रेशर केवल। तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है, बता दीजिए, बताइए फटाफट। आज बहुत जबरदस्त क्लास चलने वाली है आज। जी बी ऑप्शन है प्रीति, बी ऑप्शन है। हाँ होता है जूल में, जूल में वॉल्यूम कंसिडरेशन होगा। बी ऑप्शन है यहाँ पर, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल को आप केमिकल इक्विलिब्रियम के फार्मूले, यहाँ केवल फार्मूला बेस काम चल रहा है, इसीलिए आप नोट करके रखना कि यार ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, और ये आएंगे या नहीं आएंगे, दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लेप्रियन इक्वेशन, क्लेप्रियन इक्वेशन, क्लेप्रियन इक्वेशन इन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्लेप्रियन इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बनेगी। ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं यहां पर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फुस, फ्यूजन मतलब, और यहां पर टी मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। बी का ऑप्शन दे रहा हूं आपको डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच फुस। कौन सा एक्सप्लेन कर दूं बताओ, कौन सा एक्सप्लेन कर दूं इसमें, दीपक बोलो। देखो एक्सप्लेनेशन यहां पर मैं बताता हूं, केमिकल पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, आपने बोला तो। केमिकल पोटेंशियल किसी भी वैल्यू का जब हम लोग जो इक्वेशन निकालते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं उस इक्वेशन को जिसमें डिफरेंट गिव्स फ्री एनर्जी, हाँ बोल रहा हूं, गिव्स फ्री एनर्जी को जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एट डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर पर, तो कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि जब किसी भी
सिस्टम की हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वहां पर मास में भी चेंज आता है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल सेम रहते हैं, और साथ ही साथ गिब्स फ्री एनर्जी में भी चेंज आता है। तो उसी को जब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो उस इक्वेशन से निकलता है केमिकल पोटेंशियल, मींस पोटेंशियल बिटवीन टू फॉर्म्स when one form change into another form at different pressure temperature, तब उसको हम लोग कैलकुलेशन में लाते हैं जी। यहां पर आ जाएगा आपका टी और ब्रैकेट में डेल्टा वी, एक ऑप्शन ये दिया है। सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, सी ऑप्शन दे रहा हूं डेल एच अपॉन डेल पी, और यहाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताइए आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर क्या है? प्रीति सक्सेना बोलिए, जल्दीबाजी न करिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा आज, बहुत कुछ मिलेगा आज आपको। ठीक है, चलो शाबाश, वेरी गुड, ये काम भी आप अच्छे ढंग से कर लेना। एक क्वेश्चन और भी एग्जामिनेशन में आता है जो आपको मतलब हर पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड रहता है, वो क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। 6th वाला क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे ढंग से नोट कर लेना, बहुत काम आएगा, बहुत जरूरी है ये चीजें। नीरज जी, समझ में आ रहा है? नीरज, आप तो खुद ही एक अच्छे स्कॉलर रहे, नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी हैं, और आपकी नॉलेज पर भी शायद संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। तो उम्मीद करता हूं इस बार आप पूरी कोशिश करेंगे। और हालांकि आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं ये भी जानता हूं आपने लेट ज्वाइन किया है क्लास, तो फिर भी आपको बहुत कुछ संतुष्टि तो मिल ही रही होगी, बहुत कुछ संतुष्टि तो मिल ही रही होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जी। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इज इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल इज सिग्मा या एप्सिलॉन भी बोलते हैं, डेल्टा जी, ई से भी बोल रिप्रेजेंटेशन है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी इंटू 100। बी ऑप्शन है, ईटा भी कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच और मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 का मतलब तो केवल वही है, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और सी ऑप्शन है, ई इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर आता है डेल्टा एच और इंटू 100 जी। अब बताइए, अब आंसर आप दीजिए। बी करेक्ट है, बिल्कुल सही, बी करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट, 100% राइट। क्वेश्चन बताइए, हट गए बिल्कुल ना पीजीटी के जो सोच रहे थे उससे हट गए ना क्वेश्चन, सब सब लाइन लेंथ से हटा दिए मैंने क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी था ये आपके लिए, क्योंकि कारण ये कि यहाँ पर एग्जामिनेशन में कुछ चीजें ऐसी, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में आपको ध्यान देना है, यहाँ कॉलम 1 है, कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 2, इन दोनों में आप एक चीज याद रखना, एक में क्वेश्चन ऐसा है जो आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत करे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में संभावित बन सकता है इस कैटेगरी का। कॉलम ए में लिखा है नंबर 1, थोड़ा बैलेंस रखिएगा, एड्जॉर्प्शन इन मोनोलैरिक, एड्जॉर्प्शन ये लेयर वाली बात है ना, एड्जॉर्प्शन, सॉरी, एड्जॉर्प्शन इन मोनो
लेयर वाला LAY लेरिक, ठीक है। इसके लिए ग्राफ छोटा सा हम देंगे, यहां x/m है और यहां प्रेशर है, ये ग्राफ हमने दिया, यहां t कांस्टेंट कर दिया। टी कांस्टेंट। दीपक जी वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो सकती है, रीज़न आपको बता देते हैं। बुक सेलर को जब मैं बुक देता हूं तो वो बहुत सारी बुक कभी कभी ऐसा होता है वापस आ जाती यूज, जैसे एक कभी बुक ली पहुंचने के बाद उन्होंने वापस कर दी, और वापस कर दी तो कोरियर चार्ज डबल हो जाता है, इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखी जाती है। रीज़न भी आपको मैंने बता दिया है। बुक अगर वापस आई तो कोरियर चार्ज, तो जैसे मान लीजिए इंसान नहीं मिला और बुक वापस आई तो कोरियर चार्ज तो चला ही जाता है उससे, तो इसलिए वो देता नहीं। मल्टी मॉलिकुलर लेयर एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन इन बुक अवेलेबल है अगली कंपटीशन के लिए। अगली कंपटीशन के लिए आप अगर चाहें तो ले सकते हैं, मतलब अगली इन द सेंस जो नवोदय केंद्रीय विद्यालय उनके लिए, क्योंकि 18 तक पहुंच नहीं पाएगी। एड्सॉर्प्शन इन मल्टी लेयर्ड, एड्सॉर्प्शन इन मल्टी लेयर्ड में हम बना रहे हैं ये वाला। अब कौन सा सही होगा नहीं पता, मैच करना पड़ेगा आपको x/m। और यहाँ पर जैसे एक किताब गई थी तो उन्होंने कहा नहीं सर हम हैं ही नहीं, हम बाहर हैं, तो बाहर उन्होंने किताब वापस भेज दी, तो बुक सेलर को पैसा देना पड़ा कुरियर का, इसीलिए वो नहीं भेजता है। यहाँ पर अब तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसी लग रही है क्लास, ये बताइए, क्या क्लास आपको ठीक लग रही है कि यही, क्योंकि पढ़ाना उड़ाना तो अब बहुत मैं समझता नहीं कि उसका कोई यूज़ बनेगा। यहाँ पर P/P0 हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये आपका ऐसे, ठीक है। यहाँ पर T कांस्टेंट है, और यहाँ P0 जो है वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, और P जो है वो वेपर प्रेशर है। P क्या है, वेपर प्रेशर, तो यहाँ P मैं लिख देता हूँ वेपर प्रेशर, ठीक। इसके बाद एक और ऑप्शन ले लेता हूँ, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसे व्यू में छोटा करूंगा नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन पर चले आते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन मैंने लिखा यहाँ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन लिखा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक। और एक आपको और बनाऊंगा ऑप्शन, तो थोड़ा और जूम छोटा करूंगा इसे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मैं एक डायग्राम आपका यहाँ बना करके दे रहा हूँ छोटा सा, ये ऐसे ले जा रहा हूँ, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू मान लेते हैं थोड़ी सी, ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। रत्नाम जी आपको भी क्लास कुछ समझ में आ रही है। यहाँ पर x/m ले लीजिए, और यहाँ पर आप प्रेशर अपना वही एज इट इज़ ले लीजिए। और फिफ्थ जो हो जाता है नॉन वेटिंग एड्सॉर्बेंट जब होगा उसके लिए, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म लिख देता हूँ, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ नॉन वेटिंग लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा, भीगा ना हो, नॉन वेटिंग एड्सॉर्बेट, ठीक। चलो बताओ अब आपके, हाँ इसका ग्राफ तो बना दे, बताओ क्या, पहले ग्राफ तो बन जाए। x/m यहाँ लेना ही पड़ेगा, और यहाँ आपका प्रेशर लेना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा उठा करके s बना दिया मैंने ऐसे करके, तो यहाँ पर ऐसे करके ये t कांस्टेंट हो गया। चलिए अब और मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा जी। अब आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, पांचों ऑप्शन दिखे तब काम बनेगा ना जी। आपको पांचों ऑप्शन दिख रहे होंगे जी, देख लीजिए, पांचों ऑप्शन दिख रहे होंगे। मैं यहां पर आंसर लगा रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। अब आप ऑप्शन हमें दीजिए कि क्या लिखा जाए। 1 का क्या होगा, 1 वाले का क्या होगा,
देखो एड्सॉर्प्शन इन मोनोलेयर्ड में पहले क्या होता है, पूरा एड्सॉर्प्शन होता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। मोनोलेयर्ड में, पहले वाले की बात कर रहा हूं, मोनोलेयर्ड में पहले एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम तक होता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो पहले वाले का तो भाई साहब डी होगा। पहले वाले का जवाब दो, एकदम जंप काहे मार रहे हो। पहले वाले का जवाब आपका डी होगा, ये जान लो आप अच्छी तरीके से। ठीक, यहां पर ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ डी मान लेते हैं और लास्ट में ई मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले का अगर हम लोग जवाब देखते हैं तो एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड में क्या होता है, पहले होता है और फिर बढ़ता है, मतलब बीच में इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट होगा फिर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इसका डी वाले सेकंड वाले का तो ई हो जाएगा। देखो पहले इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हुआ और फिर इंक्रीज कर जाता है, ये मल्टी लेयर्ड बन जाता है। तो दो वाले का तो आप ई कर लीजिए। समझ में आ गया बात। अब आ जाइए तीन वाले पर। तीन वाले में आपको फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो मतलब इंक्रीज करता है लेकिन देर में शुरुआत होती है। तो थ्री वाले का बी लगा लीजिए, थ्री वाले का बी लगा लीजिए। यहां पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन दो बार लिख गया है लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूं। ये है पोरस मटेरियल में, ये है पोरस में, ठीक है, और ये है नॉन पोरस में। नॉन पोरस में फिजिकल में पोरस मटेरियल ले लीजिए और यहां पर पोरस ही रखिए लेकिन कैपिलरी एक्शन कर दीजिए, कैपिलरी पोरस कर दीजिए। नॉन पोरस कैपिलरीज। अब आ जाएगा सही जी। हाँ, अब बताएंगे आप। थर्ड वाले का फिर जवाब आपका बी आ जाएगा, थर्ड वाले का जवाब आपका बी आ जाएगा। अब फोर्थ वाले में नॉन पोरस कैपिलरीज में पहले मुश्किल से होगा और जब होगा तो खिंचने लगेगा, मतलब कैपिलरीज जहां पर होंगी तो पहले तो शुरुआत में गैप आएगा, उसके बाद यानी ए ऑप्शन आ जाएगा, ए। और फिफ्थ वाले का एक ही बचा हमारे पास। नॉन बैटिंग में पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर थोड़ा सा बढ़ता है, तो यानी कि फिफ्थ वाले का जवाब हुआ सी। ठीक, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपना निकालेंगे आंसर, तो ये आंसर आपको यहां पर मिल जाएंगे। है ना क्वेश्चन दमदार, है ना क्वेश्चन दमदार। तो ऐसे क्वेश्चन की भी संभावना आप अपने दिमाग में लेकर के रखिए जो आपको गड़बड़ा सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यह संभावित हो सकता है कि यार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, समस्या पैदा हो जाएगी। एक अल्फा बीटा पर मैंने बहुत कराए हैं तो केवल यहाँ हिंट दे दे रहा हूँ कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। अब जूम कर देता हूँ, 8वां क्वेश्चन आ रहा है, बढ़ा दे रहा हूँ लेवल, ज्यादा बढ़ गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा बीटा बीटा पार्टिकल्स कैलकुलेशन आप जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से कर लेंगे ना। अल्फा बीटा की कैलकुलेशन ध्यान से कर लेंगे, अल्फा बीटा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फार्मूला मैं लिखूंगा, नंबर ऑफ बहुत क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री की भाई दो ही आते हैं यार, दो ही आते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। चलो मैं बात कर लूंगा आपसे। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन मास नंबर डिवाइडेड बाई 4। ये तो अल्फा निकल आते हैं। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। सही है, कर लोगे। उसके बाद आप एक फार्मूला 9th पॉइंट है, एक फार्मूला हाफ लाइफ का जरूर याद रखना, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल नंबर फाइनल नंबर। एक ये
और 10वां पॉइंट जो है वो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और 11वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन की संभावना बनती है, वो क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन वाला, यानी कि लैम्डा ए अपॉन एन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन एन बी इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन एन सी, जिसको कांस्टेंट करा जा सकता है और हाफ लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ किसी के एक के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये इधर लाए और ये इधर हो जाएगा, उल्टा होता ना, यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। इसमें भी हाफ लाइफ अगर मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो ये हाफ लाइफ भी इसकी अपोजिट चलती है, नंबर ऑफ मोल्स पे ही चलती है। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर हाफ लाइफ निकालते हैं, यहाँ पर आ जाएगी आपकी बी, इसके रिस्पेक्ट में चलेगी और इसके रिस्पेक्ट में चलोगे तो जो है वो अपोजिट हो जाती है। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस की संभावना इस पर भी बन जाती है। तो यहाँ आप याद कर लेना इसको और इस पर थोड़ा सा गौर फरमा लेना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की आपको, मतलब ऐसा ना सोचिएगा यार यहाँ से होगा नहीं, क्वेश्चन तो आपका यहाँ से 100% हो जाएगा। कारण ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ तो टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। 12वां मतलब ज़्यादा आ जाएगा तो इनकी कैलकुलेशन पे आ जाएगा, या फिर डेट निकालने के लिए ना, कार्बन डेटिंग से क्वेश्चन आ जाता है, कार्बन डेटिंग से क्वेश्चन आ जाता है। हाफ लाइफ पे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा या के, जो भी मानते हो, उस पर भी क्वेश्चन संभावित हो जाता है। लेकिन एक बात आप और याद रखना, जो आपको मैं बताऊंगा कि जरूरी है और एग्जामिनेशन में आपको वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकती है। अब आपने कहा कि सर ऐसी कौन सी बात है जो क्वेश्चन में संभावित बन जाती, तो कभी भी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपसे आया 20 कैल्शियम बना रहा हूं मैं, गलत बने तो बता देना, 0, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एरो लगाया, यहां आपसे 2He4 बना दिया, प्लस यहां पर एक क्वेश्चन मार्क जाने दिया। अब पूछा कि यहाँ ए बना दिया, यहाँ पर बी बना दिया, तो इन दोनों का क्या होगा, क्या आंसर आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ दूसरा पार्टिकल जो है जी, बाद में देख लीजिएगा इसे जी, यहाँ पर क्या संभावित है। चलिए मैं थोड़ा सा इसे और चेंज करता हूँ, छोटा पार्टिकल इधर कर देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क बी लगा देता हूँ और बड़ा पार्टिकल मैं लिखे दे रहा हूँ बना करके 18 आर्गन 37। अब बताइए क्या आएगा, ए और बी क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा और बी इज इक्वल टू क्या होगा, बताएं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आपने 20 है तो यहाँ 18 हो गया, अगर यहाँ 2He4 लगा लेते हैं, 2He4, तो इसका मतलब है कि हमारा काम चल सकता है, और यहाँ 0N1 लगा लेते हैं, तो एक साइड भी पूछ सकते हैं, दोनों साइड भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ 0N1 लगा लीजिए, और यहाँ पर फिर जब 0N1 यहाँ लगाएंगे तो 40 से 41 यानी 4 यहाँ रख दें, ठीक। तो इसका मतलब आंसर फिर हमारा यहाँ 2He4 आ जाएगा, 2He4 आ जाएगा, 2He4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी एटम की स्टेबिलिटी, सही है दीपक, आप सही कह रहे हैं, किसी भी एटम की एटॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है, एटॉमिक न्यूक्लियस स्टेबिलिटी जो होती है, डिपेंड्स ऑन एन अपॉन पी रेशियो पर निकाली जाती है। डिपेंड्स ऑन नंबर 1 एन अपॉन पी रेशियो, नंबर 2 पी अपॉन एन रेशियो। इन दो में से आपको जवाब देना पड़े कि भाई एनपी रेशियो पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आप जरूर लगा लेना, क्योंकि यहां भी संभावनाएं कुछ बन जाती हैं जी। एक क्वेश्चन लगातार मैं हमेशा देता हूं एग्जाम में देता हूं, इस बार थोड़ा ट्विस्टिंग करके दिया था क्वेश्चन कि ये बताइए कि निडोबोरेन और आर्केनोबोरेन का फार्मूला याद हो गया आपको, निडो और आर्केनोबोरेन का फार्मूला,
निडोबोरेन और आर्केनोबोरेन का फार्मूला याद हो गया। यहां पर जी बी एन और यहां n+4 हो जाता है, यहां बी एन n+6 हो जाता है। बताइए, याद था आपको? निडोबोरेन आर्केनोबोरेन याद है आपको? ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी, एक फार्मूला आपको और याद है, कार्बोबोरेंस का भी याद कर लीजिए। 16 पर कार्बोबोरेंस का भी याद कर लो। कार्बोबोरेंस में बी जो है वो n-2 हो जाता है और H जो है वो 2 रहेंगे, और यहाँ पर नहीं, H कार्बन 2 रहते हैं, कार्बन 2 रहते हैं और H यहाँ पर 2 हो जाते हैं, कार्बन 2 रहते हैं, HN हो जाते हैं। जी, ये याद कर लीजिएगा कार्बोबोरेंस का फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जामिनेशन में संभावित हो जाता है। तो निडो कार्बोबोरेन में यही आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोजो कार्बोबोरेन भी बन जाते हैं। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना, क्लोजो कार्बोबोरेन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 17 में हाँ जी, तो 6 ही लिखा है मैंने आर्केनो में, प्रतिष्ठा मैंने आर्केनो में 6 ही लिखा है, वहां 6 जोड़ देंगे, वो अलग बात है। निडो जो होते हैं, आप ध्यान दीजिए, क्लोजो क्लोजो जो क्लोजोबोरेंस होते हैं, ये क्ले जो आपका केज होता है, जाल, केज लाइक स्ट्रक्चर माना जाता है। और 18 पर चले आइए, निडोबोरेन की अगर बात आती है, निडो, तो ये नेस्ट निडोबोरेन की बात आती है, तो इनको हम लोग नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, नेस्ट घोंसले की तरह स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये बात आप नोट कर लेना, और कॉमन एग्जाम्पल आप याद कर लो, वो जरूरी है, वो यहाँ पर मैं स्टार बना करके लिखे दे रहा हूं इस, हाँ देखो यहां ध्यान से, अब अगर मान लीजिए आपके सामने आ जाए C2B10 और सॉरी B10 लिखना था ना, C2B10 और हाइड्रोजन आपके लिख दिए जाए 12, ठीक है। इसको हम लोग एक कंपाउंड यहां लिख लेते हैं, C2B10H2 यहां लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद इस कंपाउंड को अगर हमने हीट किया, ये मैंने हीट कर दिया इसे, तो इसमें हाइड्रोजनेशन हो जाता, हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, 10 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5H2 इसमें जुड़ जाते हैं, तो ये कंपाउंड बन जाता है। इसको अगर बनाना है मान लीजिए धोखे से, तो यहां पर हम लोग लेंगे C2B10 और H यहां पर लेने पड़ेंगे 12। इसको आप क्या करिए, थोड़ा टेम्परेचर को हीट करिए हाई पे, यानी लगभग 700 डिग्री सेल्सियस पर, और इस कंपाउंड को हीट करिए लगभग 450 के आसपास हीट करिए, तो ये कंपाउंड आपके बन जाते हैं। तो फिलहाल इतने टिपिकल क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी संदेह अगर हो तो उस काम को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं। अभी आपके कहाँ पर आए थे? अभी आए थे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जामिनेशन में आए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, एक आई थी स्प्रिंग रिएक्शन 19, चलिए 19 पर चले आते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 19 पर चले आते हैं। नेट नहीं है, नेस्ट है, नेट नहीं है, वो नेस्ट है। अच्छा आप नेट में बताएं, व्हाट इज स्प्रिंग रिएक्शन? तो यहां पर स्प्रिंग रिएक्शन आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी रिएक्शन सल्फर को रिड्यूस कर देता है, रिडक्शन हो जाता है सल्फर का। तो यहां पर ए ऑप्शन, हाँ अच्छा, नेट के पेपर में रिडक्शन ऑफ सल्फर,
रिडक्शन ऑफ सल्फर, बी ऑप्शन ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, सी ऑप्शन रिडक्शन ऑफ सल्फाइड आयन, और डी ऑप्शन ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑप्शन आएगा। आपको पता रहना चाहिए कि रिडक्शन हमारा यहाँ पर परफेक्ट ऑप्शन है जो ध्यान देना है। अब बात आ जाती है कुछ चीज़ों पर, जैसे आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। 20 पर चले आइए, बहुत ही ज़बरदस्त बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि N2O3 का स्ट्रक्चर बताइए, तो अभी कल क्वेश्चन था इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। N यहाँ पर ले लेना, N यहाँ पर ले लेना, एक O यहाँ, एक O यहाँ और एक यहाँ। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये लगभग 1.14 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगी, 1.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगी। ये एंगल तो लगभग 60 के आसपास रहता है और ये डिस्टेंस 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहती है। तो इसको आप लोग अगर ऑक्साइड आयन बनाएंगे तो ये शेप आपको लगभग इस तरीके की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिकल मानी जाती है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पर मैं एसिमेट्रिकल बोल देता हूँ। एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बोली जाती है, एसिमेट्रिकल बोली जाती है, और कुछ किताबें सिमेट्रिकल देती है। फिलहाल इसको आप यहीं पर रखिए। इसी तरीके से NO2 की अगर बात आती है तो नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2,5 हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कुछ किताबें इसको मानती हैं कि ये बैंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके ऊपर एक या 1 2 3 4 तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो उतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाता है, तो इसलिए स्ट्रक्चर लगभग सीधा हो जाता है। ये कुछ लोग मानते हैं, ऐसे करके मानते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता ये। तो ये स्ट्रक्चर बैंड वाला सही, ये लीनियर है। ये लीनियर इसलिए बना क्योंकि इस पर लोन पेयर कंप्लीट नहीं है, एक ऑड पेयर है। ये आपका ऑड हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये बैंड हो गया। इसी के कारण अब आपका अगर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, थोड़ा बहुत तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो 100% ये लीनियर नहीं हो सकता है, 100% लीनियर नहीं हो सकता है। ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बेंट होगा, मतलब ऐसे हो सकता है। ये मान सकते हैं कि ये कंडीशन इसकी रहती होगी, जिसको लीनियर बोल दिया गया। अब आप सीमा समझ पा रहे हैं मेरी बात को। लेकिन ये N2O4 फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो आप ये देखिएगा N2O4 फॉर्म में ये एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये ऑड ऑड बॉन्ड बना लेते हैं, और फिर ये कंडीशन ये बन जाती है, जो आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए सीमा जी, अगर आप लाइव हैं तो आप देख लीजिए, ये डाइमर है, ये डाइमर है, और ये आपका मोनोमर है, मोनोमर। तो मोनोमर हमेशा बैंट बनाना, ये बैंट बोलना, और ये आपका डाइमर जो है वो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर मान लिया जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रक्चर की बात आती है तो दो स्ट्रक्चर आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे, एक तो P4O6 का और एक P4O10 का। इसमें PO बॉन्ड पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं पहले P4O6 की बात कर लेता हूं, तो पहले सिंपल सी बात है कि हेक्सागन आप बना लीजिए, हेक्सागन बना लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो P4O6 की बात मैं करूं तो देखो, यहाँ P ले आओ, फिर यहाँ O ले आओ, फिर यहाँ O। मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ। मनु ने थोड़ा बताया था कि सर अलग ढंग से बना लीजिए, तो उनकी भी बात सही है। यहाँ PO लिख लीजिए आप, OP सब लिख डालिए। तो मैं अपना, भाई हर किसी का तरीका अलग होता है, यहाँ पर P, यहाँ पर P, ये हो गया ना। इस तरीके से फिर मैं एक बार ऐसे करूंगा, ध्यान दो, एक बार ये O से जोड़ूंगा तो POP सब बन गया आपका, POP बन गया। अब ये बचा आपके पास, तो थोड़ा ये करिए और यहाँ पर एक हेक्सागन और ले लीजिए, एक हेक्सागन और ले लीजिए। ये कंडीशन हो गई। देखो 2 हेक्सागन दिख रहे हैं आपको, ये नीचे बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और एक आप ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो। तो अब चेक करो, ये आ गया आपका P4 हो गए, 1 2 3 4, O 1 2 3 1 2 3। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, तरीके अपने अपने हैं, मेथड दोनों अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है।
अब ऐसे ही मान लीजिए पेंटॉक्साइड का बनाना है तो मैं भी ऐसे ही बनाता था इस स्ट्रक्चर को, लेकिन उस दिन मनु ने बताया कि सर आप ऐसे बनाइए, तो मुझे बात उसकी भी अच्छी लगी। यहाँ पर पीओ बनाओ, वो ओपी ओपी तो मैं बनाता ही हूँ, ये ओपी ओपी तो मेरा काम ही बनाना, ये ओपी ओपी, और इस ओपी ओपी को मैं ऐसे बना लेता हूँ, इस ओपी ओपी को मैं ऐसे बना लेता हूँ। 2 हेक्सागन मैं हमेशा बनाता हूँ, और 2 हेक्सागन में गलती होने के चांस मुझे कम रहते हैं। 2 हेक्सागन में ऐसे बना लेता हूँ, बन गए ना दोनों हेक्सागन। अब इनमें जितने भी पी हैं उनसे ओ आप बाहर जाने दो, जितने भी पी हैं उनसे ओ बाहर जाने दो, एक एक चेक कर लीजिए आप, और कुछ मत करो, एक ओ यहाँ जोड़ दो, बस हो गया काम खत्म। अब आप चेक कर लीजिए, आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो हो गया ना इजी। 2 हेक्सागन नीचे चेक कर लो, अब पी के चेक करो आप, आ जाएगा ऑटोमेटिकली, P4O10 आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको? सब तो अपने अपने तरीके बस याद होना चाहिए। एक बार PCl6 का स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा। PCl5 को सॉलिड स्टेट में गैसियस फॉर्म में तो अपना आपको पता है कि ये गैसियस फॉर्म में इस तरीके का रहता है, गैसियस फॉर्म में ये रहता है PCl, ठीक है। ये आपका गैसियस फॉर्म में PCl5 को थोड़ा तिरछा बनाए, ये Cl 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 और यहाँ Cl और यहाँ Cl, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5 का बन जाता है। जबकि ये गैस फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में P2Cl क्या हो जाता है, Cl10 हो जाता है, P2Cl10 हो जाता है, और वहाँ पर आपका PCl4 पॉजिटिव में रहता है, और ये मैंने बताई भी थी बात, और Cl6 नेगेटिव में रहता है। ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए, याद रहेगी ना? याद रहेगी। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, जो जरूरी है, नंबर 1, एक तो HOP, इनके स्ट्रक्चर सबके याद रखना, बहुत मैं बता चुका हूँ, बार बार बताया है मैंने। H3PO2 इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें केवल एक ही H रिलीज हो सकता है। दूसरा मैंने बताया था H, केवल फॉस्फोरस एसिड की बात करता हूं तो फॉस्फोरस एसिड जो होता है वो डाई बेसिक होता है, क्योंकि ये 2 H को रिलीज कर सकता है, ये दोनों H रिलीज हो सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बताया था नहीं? प्रगति बताओ, मेरी क्लासेस आपने अगर देखी होंगी तो जरूर आपको समझ में आया होगा कि नहीं सर ने बताया था, और अगर नहीं आपने ऐसे ही जुड़े हैं आप तो फिर आपको नहीं पता होगा। देखो यहाँ 3 H रिलीज हो सकते हैं, ट्राई बेसिक एसिड माना जाता है, ट्राई बेसिक एसिड माना जाता है। और अगर पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो ये आपका हो गया H3PO4, और पायरोफॉस्फोरिक की बात कर रहा हूं तो इन दो को गर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पर P हो गया, इसे ऐसे बना दो चाहे डबल बॉन्ड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ OH, और ये दोनों को गर्म करोगे तो O, यहाँ पर O डबल बॉन्ड ही बना लो, ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर आपका OH, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है, और ये टेट्रा बेसिक माना जाता है, टेट्रा बेसिक माना जाता है। ध्यान देना, जबरदस्त फार्मूला है, एग्जाम में आपको फाड़ू यंत्र बना सकता है, ये बहुत ही जबरदस्त। 20 में चल रहे थे हम लोग, इसे ऐसा करते हैं, यहाँ पर 21 बना देता हूँ, 21। अब चले आता हूँ 22 पे, 22 पर चलाता हूँ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको नोटिस करना पड़ेगा कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ, वो जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। Na हाइपोफॉस्फोरस भी हाँ कह सकते हैं H3PO3 को, जी बिल्कुल सही है। Na2B4O7.10H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड, नंबर 1, इसे हम लोग बोरेक्स का नाम देते हैं, बोरेक्स का नाम देते हैं ना, बोरेक्स का नाम देते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? Na के 2 बाहर ले लीजिए और ब्रैकेट में ले लीजिए B4O5, B4 हो गए, O के 5 कर दो, और OH का होल 4 कर दो, और .8H2O कर दो, तो स्ट्रक्चर बनाने में कन्हैया आसानी बहुत रहेगी। कैसे आसानी रहेगी वो बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर B ले लो, देखो ध्यान से यार, यहाँ पर B, यहाँ पर B,
यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, ऐसे 4 बी लिख डालोगे। बोलो हाँ ना, वरना जल्दी कोई बताएगा नहीं। 4 बी लिख डालो। इन दोनों बी जो आपस में बी आपको दिख रहे हैं, इनको ओ से जोड़ दो ऐसे, इनको ओ से जोड़ दो ऐसे, इनको ओ से जोड़ो ऐसे, ये सब ओ से जोड़ दो। इन दोनों बी को भी ओ से जोड़ दो। अब जितने बी हैं उनसे OH लगा दो। स्ट्रक्चर तैयार है ना, मजेदार। स्ट्रक्चर तैयार बन गया। तो इसका मतलब है ये आपका स्ट्रक्चर बन गया B4O5 OH का होल 4, और ऊपर आ जाएंगे Na2 हटा दो, 2 नेगेटिव लगा दो। तो स्ट्रक्चर दमदार है, आपको याद रहना चाहिए मेरे प्यारे रसगुल्लों एंड रसगुल्लियों। ठीक है, समझ गए। उसके बाद 22वें स्ट्रक्चर पर चलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। बताएंगे H3BO3, इसको आप लोग बोरिक एसिड के नाम से जानते हो। H3BO3.4H2 भी होता है, बोरिक एसिड के नाम से आप जानते हैं, बोरिक एसिड। इसको हम लोग BOH का होल थ्राइस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग BOH का होल थ्राइस के नाम से भी जानते हैं। BOH का होल थ्राइस जो है, जब वाटर से रिएक्शन करता है तो कंपाउंड BOH का होल 4 नेगेटिव बनाता है और एक H पॉजिटिव निकलता है, जो इसके वीक एसिड होने का प्रमाण माना जाता है, जो वीक एसिड होने का प्रमाण माना जाता है। तो इसी तरीके से ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको 23वें नंबर पर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको सल्फर के एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर भी ध्यान देना पड़ेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने कई बार पढ़ाया है आपको, कई बार पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है भाई, बताओगे? कई बार मैंने पढ़ाया है। एक तो कैरोज एसिड, अब यहाँ मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ कैरोज एसिड पढ़ना है। नंबर 2 मार्शल एसिड पढ़ना है, बहुत बार मैंने बताया, रिपीट कर रहा हूँ, मार्शल एसिड। और आपका तीसरा ओलियम को पढ़ना है, जबरदस्त। कैरोज एसिड H2SO5 है और यहाँ पर H2S2O8 है। ओलियम को H2S2O7 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक थायोनिक में सल्फर की बॉन्डिंग भी याद रखना, यानी कि अगर मैं थायोनिक एसिड की बात करता हूँ, थायोनिक एसिड, सही लग रहा है, आज रिवीजन हो रहा है ना। थायोनिक एसिड की बात करता हूँ तो आपको H2S2 और O6 लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सल्फर आपस में बॉन्डेड है, सल्फर आपस में बॉन्डेड है, और सब रिवीजन चल रहा है, धुआं उगल रही है क्लास, ये मान लेना आप, ठीक है। ये चीजें आप नोट करके रखिएगा। और इसे परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये चीजें एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक और एसिड जो फास्फोरस वाले में पूछा जा सकता था, वो यहाँ पर मैं आ जाऊं वापस, इसी में अगर मैं वापस आ जाऊं तो एक चीज आपको और बता देता हूं। पायरोफॉस्फोरिक तो हो ही गया, पायरोफॉस्फोरिक हो ही गया। एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, एक साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा और साइक्लोट्राइमेटा को जरूर पढ़ लीजिएगा, मेटा और एंड साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड को पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया, वो साइक्लिक पीओपी वहां भी रहता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, और जबरदस्त मतलब ज्यादा नहीं। अब एक जरूरी बातें देखो, आज की वीडियो एक एक पॉइंट मेरा क्वेश्चन बन रहा है, आप भले ना नोट कर रहे हो, लेकिन मुझे नोट डाउन है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्वेश्चन है। अब ये बताइए, अगर मैं बात करता हूं ऑर्थोसिलिकेट का, तो ऑर्थोसिलिकेट का जो जनरल फार्मूला होता है, ऑर्थोसिलिकेट का जनरल फार्मूला, यूनिट जो रिपीट करती है, वो क्या है? वो यूनिट कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है SiO4
और ऊपर आ जाते हैं 4 नेगेटिव। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये और एग्जाम में कई बार पूछा। ऑर्थोसिलिकेट की जो रिपीटिंग यूनिट बनती है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको अगर पूछा जाए कहीं पर भी कि हम कहें पायरोसिलिकेट की रिपीटिंग यूनिट क्या होगी, तो इसी तरीके से सिलिकेट की जो रिपीटिंग यूनिट बन सकती है वो Si2 और O, यहां पर 5 लेने पड़ेंगे ना, O5 का होल n और ऊपर नंबर ऑफ इसके 2 गुने चलते हैं 2n, ये शायद रहता है। आप चेक करना, मुझे उम्मीद है यही है और आप इसे चेक भी कर लीजिएगा, यही चलेगा जहां तक मुझे अपना भरोसा है। ठीक, चेक कर लेना एक बार, 5 ही आता है। चलो प्रगति आप चेक करना, फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर SiO3 यूनिट है तो वो ऑक्सीरेंस की यूनिट मानी जाती है, सिलिकॉन्स की यूनिट मानी जाती है, तो ये बात आप ध्यान रखना। फिलहाल मुझे यहाँ पर बिल्कुल कंफर्मेशन है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर सिलिकेट के स्ट्रक्चर में सिलिकॉन्स के पायरेक्सेन की यूनिट पूछा जाए, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये सिलिकेट है ना, इसी तरीके से है। पायरोक्सिन्स की यूनिट पूछी जाए, हम पायरोक्सिन्स की यूनिट पूछी जाए तो आप यहाँ पर SiO3 की यूनिट को बार बार रिपीट कर देना 2 टाइम्स, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल्स अगर मैं बताऊं तो आप सिलिकेट के एग्जाम्पल, ऑर्थोसिलिकेट होता है, पायरोसिलिकेट होता है। ऑर्थोसिलिकेट में विलमाइट का एग्जाम्पल आता है। चलो, ऑर्थोसिलिकेट में विलमाइट का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। और आपका जो सिलिकेट होते हैं, पायरोसिलिकेट जो होते हैं उसका एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। माइका आता है, माइका। इसे फिलोसिलिकेट के नाम से भी जानते हैं, फिलोसिलिकेट के नाम से भी जानते हैं, PHYLLO, फिलोसिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, एक नाम ये याद रख लेना। और थर्ड बेडाइट भी होता है। हाँ, थर्ड बेडाइट जो होता है वो पायरोसिलिकेट में आता है जी। पायरोसिलिकेट में एक एग्जाम्पल और भी आता है जी, सही कह रही हो। क्या बोलते हैं इसे, फेल्डस्पार और एस्बेस्टस में बता रही हो। चलो देख लेते हैं, मिला लेंगे इसे, एक बार मिला लेंगे। थॉर्ट बेटाइट मुझे नाम पता है, वो आप पता नहीं कैसे बोल रहे, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। थॉर्ट बेटाइट होता है, बेटाइट एग्जाम्पल है। चलिए आप मिला लीजिएगा, स्पेलिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये इसमें एग्जाम्पल ऐसे मिला दो और इस वाले को आप माइका को ऐसे मिला दो, अब आप कंफर्मेशन में रहेंगे। और जो आप बोल रहे हो, कोई बात नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो वो सब चलता है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में। अब दूसरी चीज है, सिलिकॉन पर भी क्वेश्चन आता है। सिलिकॉन वो मैटर नहीं करता यार, सिलिकॉन्स पर याद रखना। सिलिकॉन्स में हमेशा जो रिपीट होने वाली यूनिट होती है वो कौन सी होती है, बताओगे? तो सिलिकॉन यहाँ पर आर लगता है, यहाँ पर भी आर लगता है, यहाँ OH और यहाँ पर OH, यही होता है ना प्रीति, बताओ। इसकी बार बार यूनिट रिपीट करती चली जाती है, तो अगर हम आपसे बोलेंगे तो इसकी यूनिट क्या बोलेंगे? R2SiO बोलेंगे? बताओ रिपीटिंग यूनिट क्या बोलेंगे? ये यहां से निकलेगा, R के 2 हो जाएंगे जी, तो यहां पर रिपीटिंग यूनिट R2SiO। चलो ठीक, तो इसको हम लोग रिपीटिंग यूनिट करेंगे क्योंकि यहाँ से वाटर निकल जाएगा, फिर यहाँ से भी ऐसे चलेगा, ठीक है, सही है। इस तरीके से कंटिन्यूटी इसकी बनती रहती है, तो ये भी आप याद रखना। और दूसरी चीज आपको और बताएंगे कि स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा रहती है इसकी, क्योंकि इसमें SiO बॉन्ड होने के कारण स्टेबिलिटी का भी थोड़ा सा फैक्टर याद रखना। और हाइड्रोलिसिस किसकी कराई गई वो भी आपको बता देता हूँ। सिलिकॉन्स जो बने हैं वो हाइड्रोलिसिस किसकी कराई गई होगी? RSI और Cl3 की हाइड्रोलिसिस कराई गई होगी, यहाँ पर हाइड्रोलाइज कराया गया होगा,
हाइड्रोलाइज, तब ये प्रोडक्ट आपका बना होगा, है ना। R2SiCl2 ले लो, चाहे R2SiCl2 ले लो, तब भी आपका कंपाउंड बनना संभव हो जाएगा। जियोलाइट का फार्मूला याद रखोगे, जियोलाइट का फार्मूला याद रखोगे, बताओ भाई। जियोलाइट ये मैंने कई बार पढ़ाया, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, उसी दिन मैंने इसको पढ़ाया था। जियोलाइट का सीब मॉलिक्यूलर पोरोसिटी के नाम से पढ़ाया था, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, है, इसको याद कर लेना। 29वां पॉइंट, जियोलाइट ZSM5 को मैंने पढ़ा दिया था, और आप वहीं से इसे पढ़ लेना, याद कर लेना फार्मूले को। अब अगर पूछा जाए NCH3 का होल थ्राइस का शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है, जबकि NSI, ये भी मैंने कराया था क्वेश्चन 3 का होल थ्राइस जो होता है वो प्लेनर होता है। तो ये तो आपका पिरामिडल हो गया, ये पिरामिडल हो गया, और ये आपका हो गया प्लेनर हो गया। और ट्रायंगुलर भी, प्लेनर ट्रायंगुलर बोलो, ट्राईएंगुलर, प्लेनर ट्राईएंगुलर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, याद रखना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। तीसरी बात ये है, अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, और इसको हमने 2 अमोनिया के साथ में हीट कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है जी बताइए, क्या प्रोडक्ट संभव है, बोले क्या प्रोडक्ट संभव है। यूरिया बनेगी, यानी कि यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2, और यहाँ आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, जिसे आप लोग यूरिया के नाम से जानते हैं। ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, इसको भी आप याद रखना, जरूरी बन जाती है एग्जामिनेशन में। तीसरी 31वीं रिएक्शन PCl3 की रिएक्शन जो है वो अगर हम 3 वाटर के मॉलिक्यूल से कराते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट H3PO3 बन जाता है, और साथ में निकलता है HCl। ये ले चलो हमारा, अभी आ रहे हैं, बस 10 मिनट और, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और है, अगर हम लोग NCl3 की रिएक्शन हम लोग 4 वाटर के मॉलिक्यूल से करा लेते हैं, तो यहाँ पर NH4OH बन जाता है, और निकलता है हाइपोक्लोरस एसिड। याद रखना, अगर हम लोग 2BRF, ये रिएक्शन आपने ऊपर वाली तो पढ़ी होंगी, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ी कम पढ़ी होगी। इसको अगर हम लोग देखें तो HBRO3 बनता है, साथ में BRF निकल जाता है, और एक मॉलिक्यूल 6HF का बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक, इनको नोट डाउन कर लेना, कहीं पर भी जो इंपॉर्टेंट बनेंगी आपके लिए एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, संभावित है, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डिस्कशन नहीं करता, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप लोग इसे। उसके बाद एक नाम आप हाइपो का मैंने कई बार बताया है, हाइपो का नाम याद रखना। हाइपो का फार्मूला क्या होता है बताओ, Na2H2O3 होता है। हाइपो का फार्मूला बताओ, और एक बताओ आप माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला दोनों का बताइए। ये Na2H2O3, और इसका बताओ आप NaNH4, NaNH4HPO4, NaNH4HPO4.4H2O होता है। चेक करके बताइए क्या सही है। जी, अगर मैं आगे चल रहा हूं तो ये किस मीडियम में, अगर मैं आयोडेट आयन लेता हूं और मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है तो क्या बनेगा, ठीक है, मीडियम एसिडिक है तो क्या बनेगा, यहां पर बताएंगे आप। मीडियम एसिडिक है तो क्या बनेगा, चलिए रिएक्शन कर देते हैं, क्या बनेगा। यहां पर 8Ki से रिएक्शन कराओ, 8I नेगेटिव ले लो, आयोडीन बनती है, IO3 है, 8I नेगेटिव लेना पड़ेगा, हाँ, और
एसिडिक मीडियम ले लें, बैलेंस करके बताइए। इसे आप पता करके बताना, हम आपसे आंसर इसका जानना चाहेंगे, इसका जानना चाहेंगे आंसर। और एक ये इक्वेशन बताना HiO4, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको बुद्धि लगवाऊंगा, थोड़ी किताबें टटोलोगे आप। H पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बनेगा, इन दोनों के आंसर A क्या होगा और B क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए होमवर्क में है। बहुत अनुसार को परेशान करते हो, मैं भी थोड़ा परेशान कर लूँ आपको, मैं भी परेशान कर लूँ आपको थोड़ा। 35 नोट कर लो, इसे नोट कर लो, आंसर गलत है, आंसर गलत है, आप इसको सही कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ ICl4, ये आपके होमवर्क में दिया मैंने, एक नेगेटिव, ये भी आपका होमवर्क। आज मैं भी क्वेश्चन कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप करना। नंबर पता है 94 73 70 27 11, चाहे ग्रुप में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसको जरूर करिएगा आप, ठीक है। इसके बाद आप जितने हाइपोक्लोरस एसिड हैं वो पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना आप। 36वां 36 हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड जो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, यानी यहां लिख देता हूं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन Cl, ठीक है। जैसे HClO, HClO2, HClO3 पढ़ाया था, HClO4, चौंतीस 12 क्या है समझ नहीं पाया मैं, 34 12 समझ नहीं पाया, कहाँ लिखा है मैंने 34 12, 34 12 मैंने कहाँ लिखा मुझे खुद नहीं पता है। उसके बाद आप 37 में इनके एसिडिक करेक्टर पढ़ लेना, स्टेबिलिटी पढ़ लेना ध्यान से। इसके बाद जीनोन के कंपाउंड सभी पढ़ लेना, जीनोन कंपाउंड सभी पढ़ लेना, जीनोन कंपाउंड सभी पढ़ लेना ऑल। एक तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना, ये सब पढ़ा चुके हैं इसलिए यहां दिमाग नहीं लगा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ानी है, और एक शेप और ज्योमेट्री। और एक बात मनु बता देता हूं, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन दे रखी हो और शेप ना दे करके ज्योमेट्री दी हो तो वही वाला आंसर सही मानिए। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर ज्योमेट्री, वही वो लोग शेप मान करके जवाब देते हैं, इसीलिए वो गड़बड़ होता है। तो वहां पर भी बाकी मैंने आपको सब लगभग पढ़ा ही दिया है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। पढ़िए ध्यान से, ईमानदारी से पढ़िए, एरोमेटिसिटी सब मैंने करा ही दिया है। अब मुझे कल का रेस्ट दो, मैं कल पेपर तैयार कर लेता हूं आपका, एक बहुत जबरदस्त फाइनल पेपर तैयार करूंगा, 4-5 घंटे का काम है, 4-5 घंटे का काम है। मुझे कल आप रेस्ट दीजिए, मुझे कल आप रेस्ट दीजिए, मैं जितनी देर में आपको पढ़ाऊंगा उतनी देर में कल क्वेश्चंस तैयार कर लूंगा, कम से कम 2 मॉडल पेपर जबरदस्त तैयार करूंगा। तो कल मतलब रेस्ट रहेगा आपका भी हमारा, आप लोग टेस्ट दीजिएगा। 7 तारीख को टेस्ट है ना, 7 को टेस्ट है, 7 को। अब टेस्ट कब है, 7 को है ना, ठीक जी। चलिए ओके, प्रिपरेशन बढ़िया करिए और बहुत अच्छे ढंग से करिए जी, ठीक, ओके।